हेलो गाइस, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि। इसी के बीच में थोड़ा सा देख लेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध। लेट्स लर्न। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पार्ट 1, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पार्ट 2 और कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध में हमने लास्ट में देखा था कि किस प्रकार से वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है, जिसके तहत फ्रांसीसियों का सफाया हो जाता है और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे आप देखेंगे कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने व्यापारी से शासक बनने तक का सफर तय किया। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हम मोटा मोटा ही लिए हैं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं गए हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के समय जो मुग़ल शासकों का दौर था वो उत्तर मुग़ल काल मतलब अयोग्य शासकों का दौर शुरू हो चुका था। हमने बताया है औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए वो सभी अयोग्य शासक साबित हुए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है जहांदर शाह के विषय में, जिसे लंपट मूर्ख, बताइए कितने अच्छे अच्छे टाइटल दिए जा रहे थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर प्रथम जो था उसको शाहे बेखबर मतलब उसमें रुचि ही नहीं लेता था। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे टाइटल मिलना शुरू हो गए थे। तो उसके बाद जो है ये सभी अयोग्य शासकों का दौर चल रहा था। ऐसे में एक शासक था आलमगीर द्वितीय। इसको आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताएंगे कि इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है। आलमगीर द्वितीय, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय का टाइम पीरियड कब से कब तक है, हमने उत्तर मुगल काल वाला वीडियो अपलोड किया है, उसमें हमने बढ़िया से बताया है। ठीक है, तो जो मुगल शासक आलमगीर द्वितीय था, इसी के समय प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 17 जून 1757 ईस्वी में। 17 जून 1757 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था 27 जून 1757 में, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। ठीक है, आगे थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। इसमें यहाँ से समझ लीजिए बंगाल पर ये थोड़ा थोड़ा करके अपनी सत्ता स्थापित करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही से समझ लीजिए शुरू होता है। जो बंगाल था, पहले का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, सब एक ही क्षेत्र में आते थे। वो तो बाद में विभाजन हुआ कि बिहार कब बना आप लोगों को पता है ना, 1936 में। फिर उड़ीसा बनता है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग प्रांत बनाए गए थे। आइए देख लेते हैं। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में होता है? अहमद, यहाँ पे अंग्रेजों से मतलब नहीं है इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा जो है डिफीट हुए थे, मराठा हारे थे और ये विजयी हुए थे, विक्ट्री। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। ये अहमद शाह अब्दाली कौन था? हम लोगों ने पढ़ा है ना कि ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं। वही नादिर शाह जो आया था और भारत से कोहिनूर हीरा को लूटकर फारस लेके चला गया था। उसी नादिर शाह का उत्तराधिकारी था अहमद शाह अब्दाली। ये भी भारत में लूटपाट करने आया था, बहुत सारा अपार धन लूट के लेके चला गया था अहमद शाह अब्दाली। तो ये इसी अहमद शाह अब्दाली के साथ मराठाओं के बीच में युद्ध होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध जो कहलाता है। ठीक है, 1761 ईस्वी में। यहाँ पे अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। जो बक्सर का युद्ध होता है, इसको बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो है बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बक्सर के युद्ध को लीड किया था किसने? हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, जबकि यहाँ पे अगर हम देखें प्लासी के युद्ध को रॉबर्ट क्लाइव ने लीड किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से।
प्लासी के युद्ध को लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, लेकिन गवर्नर चेंज हो जाते हैं और आ जाते हैं हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो 1764 में 23 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध, और लीड किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और बंगाल के कैसे मिट गया सब बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तीनों ने मिलकर संयुक्त रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा, लेकिन अंग्रेज विजयी रहे। ठीक है, जो बक्सर का युद्ध था, और इसमें अंग्रेजों की तरफ से लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। आगे देख लेते हैं। उसके बाद होता है इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। इसमें जो है क्लाइव फिर से वापसी मार देते हैं। प्लासी के युद्ध के समय थे क्लाइव, लेकिन उसके बाद फिर बक्सर के युद्ध में आ जाते हैं हेक्टर मुनरो, और उसके बाद इलाहाबाद की संधि में फिर क्लाइव आ जाते हैं। और क्लाइव जो है संधि करने में माहिर थे ऐसे समझ सकते हैं। तो जो क्लाइव थे, क्लाइव द्वारा बंगाल के नवाब से संधि किया गया, और संधि के अनुसार प्रशासन के सारे अधिकार कंपनी के हाथों में ले लिया गया। ये तो मोटी मोटा बता देते हैं, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं बंगाल के नवाब के विषय में। बंगाल का नवाब 1757 से 1760 तक मीर जाफर था, और 1760 से 1764 तक मीर कासिम था। 1764 से 1765 मीर जाफर फिर आ गया, और 1765 से 1766 तक निजामुद्दौला था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई होता है प्लासी का युद्ध, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध में, और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला मीर जाफर के पहले। उसके बाद आ जाते हैं मीर जाफर। ठीक है, और उसके बाद फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर फिर आ जाते हैं 1764 में। लेकिन जो ये 1764 में जब प्लासी का युद्ध के बाद जब बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध 1764 बक्सर का युद्ध, तो बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब की तरफ से मीर कासिम, जो 3 लोगों ने संयुक्त रूप से लड़ा था ना, तो उसमें जो है बंगाल की तरफ से मीर कासिम ने लड़ा था। ये देखिए हमने लिखा है बंगाल के नवाब मीर कासिम, यही मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम बक्सर के युद्ध में। उसके बाद क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल के नवाब से संधि होती है, और संधि के अनुसार प्रशासन के सारे अधिकार कंपनी के हाथों में चला जाता है। नवाब को प्रतिवर्ष 53 लाख रुपए सालाना कंपनी देगी। इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन लागू हो जाता है। ठीक है, ये तो था मोटी मोटा। अब यहाँ से थोड़ा डीपली अगर समझना हो समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं द्वैध शासन क्या है। द्वैध शासन मतलब होता है 2 लोगों का शासन। जैसे हमारे हम लोगों के घर में जो है द्वैध शासन चलता है ना, मम्मी पापा दोनों लोगों का शासन चलता है। वैसे तो अधिकांशता हो गया है केवल शासन प्रशासन एक लोगों के हाथों में हो गया है। द्वैध शासन खत्म होता जा रहा है, जैसे केवल मम्मी ही शासन चला रही हैं, तो द्वैध शासन खत्म हो जा रहा है। तो द्वैध शासन मतलब होता है 2 लोगों का शासन, द्वैध शासन 2 लोगों का शासन। तो यहाँ पे द्वैध शासन बंगाल में स्थापित हो गया। किसका? कंपनी का और बंगाल के नवाब का, दोनों लोगों का शासन स्थापित हो गया। इसीलिए इसे कहा जाता है द्वैध शासन, 2 लोगों का शासन। द्वैध शासन किस संधि के द्वारा लाया गया? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि के तहत क्लाइव ने द्वैध शासन को लागू किया था। द्वैध शासन कब लागू किया गया? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के शर्तों के अनुसार क्लाइव द्वारा बंगाल में लाया गया। बंगाल के गवर्नर जो रहेंगे एक प्रकार से उनका शासन प्रशासन, और उसके बाद जो है बंगाल के नवाब होंगे उनका शासन प्रशासन। ठीक है, तो इस प्रकार से देख रहे हैं हम लोग कि जो अंग्रेज थे वो व्यापार करते करते प्रशासनिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे। देख रहे हैं ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। आगे देख लेते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि के अनुसार थोड़ा सा समझ लेते हैं। 12 अगस्त 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ करते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, वही शाह आलम द्वितीय जो कि अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। यहाँ पर ये शाह आलम द्वितीय युद्ध किए थे ना अंग्रेजों के साथ, बक्सर का युद्ध, वही शाह आलम द्वितीय के साथ संधि किया जाता है। कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा 2 जिले मुगल सम्राट को देंगे। देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, जो इलाहाबाद है, जो आज का प्रयागराज,
इलाहाबाद एवं कड़ा, ये 2 जिला अवध के नवाब के अधीन था, जिसे कंपनी ने मुगल सम्राट को दिलवा देते हैं। कंपनी मुगल सम्राट को दिलवा दिया, ठीक है, मुगल सम्राट को देंगे। और कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देगी। अब यहाँ से धीरे धीरे ऐसे स्टार्ट हो जाता है ना कि ये लोग जो वास्तविक सत्ता जिसके हाथ में थे, ये जो है कंपनी के भुक्तभोगी बन जाते हैं, कंपनी के पेंशन पर डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। और पूरा राजस्व कर जो भी था, लूट मार, ये सब पूरा जो वसूल करते थे वो सब कंपनी लेती थी। देखते चलेंगे यहाँ से कैसे कैसे सत्ता स्थापित किया था। मुगल सम्राट बिहार, बंगाल व उड़ीसा की दीवानी कंपनी को देंगे। दीवानी टैक्स जो राजस्व प्राप्त करते थे उसको कंपनी को देंगे। उसके बाद आती है दूसरी संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को होती है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार। अवध की सुरक्षा के लिए एक अंग्रेजी सेना जिसका खर्च नवाब देगा। देखिए, अवध की सुरक्षा के लिए एक अंग्रेजी सेना होगी, ठीक है, और जिसका खर्च कौन देगा? अवध का नवाब देगा। अवध के नवाब पर हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए एवं चुनार का किला कंपनी प्राप्त करेगी। उसके बाद क्या होता है फिर? 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन चलता रहा। देखिए, 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि होती है, और 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन चलता रहा, ठीक है। द्वैध शासन, 2 लोगों का शासन, मतलब कंपनी का भी शासन प्रशासन और बंगाल के नवाब का भी शासन प्रशासन। वैसे नाम मात्र के ही थे, ठीक है, लेकिन थे तो 2 लोगों का द्वैध शासन चलता रहा। उसके बाद होता है 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स, यहाँ पे देखिए नया मोड़ आ रहा है। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर आया और इसने द्वैध शासन समाप्त कर दिया। बंगाल में केवल कंपनी का शासन स्थापित हो गया। यहाँ से द्वैध शासन समाप्त हो गया और बंगाल में केवल और केवल कंपनी का शासन स्थापित हो गया। मतलब जो बंगाल में नवाब का शासन प्रशासन था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हमने संवैधानिक वीडियो अपलोड किया है कॉन्स्टिट्यूशन वाले पोर्शन में, संविधान, भारत के संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, उसमें जो है पूरा हमने रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट्स, भारत शासन अधिनियम पढ़ाया है। आप लोग उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हम इसके बाद फिर सीधे आ जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और उसमें जो है कहाँ कौन सा अधिवेशन कब कब हुआ था, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।